हेलो फ्रेंड। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। मित्रों, एक बार आप जुड़ जाइए और अपने जो मित्र हैं, आपके सहपाठी जी हैं भैया, उनको शेयर कर देंगे। आप सारे बच्चे शेयर करेंगे, दबा के शेयर करेंगे। किसी बच्चे का ऐसा ना रह जाए कि वो शेयर ना करे। सारे बच्चे शेयर कर दें, एक बार पहले दबा के एक बार शेयर कर दें। यार, आपके लिए मेहनत होती है इतनी, तो आप कम से कम इतना दायित्व तो निभाया करिए अपना शेयर करने का। चलिए, दबा के एक बार शेयर करिए। और भैया, आपको सही समय पता है, अगर नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो भी आप आ जाया करें सही समय, है ना। आप एक बार दिन में तो देख लिया करिए कम से कम कि कोई वीडियो आई है कि नहीं आई है। भैया, जिसको देखिए पढ़ने का मूड है ना, वो जरूर आएगा, सर्च करेगा कि हाँ वीडियो आई है कि नहीं आई है ना। तो आप देखिए, और प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसको रिवीजन करिए सारे सब्जेक्ट के, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का। ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न है भैया। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? लघु उत्तरी प्रश्न में हमने 6 क्वेश्चन देख लिया था। 6 क्वेश्चन देख लिया था। 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे राजन सीरीज का। 7वें क्वेश्चन मतलब आज का पहला क्वेश्चन, उष्मा किसे कहते हैं? उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा का मात्रक तो सबको पता है भैया, लेकिन अगर आपको टेम्परेचर का मात्रक पूछा जाता है, तापमान का मात्रक पूछा जाता है, तो आप बताएंगे केल्विन। केल्विन बताएंगे। लेकिन अगर उष्मा का मात्रक और कार्य का मात्रक पूछा जाता है तो बताएंगे भैया जूल। कार्य का भी मात्रक जूल ही होता है ना दोस्तों। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। यह वह ऊर्जा है जो किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें कि जो ऊष्मा होती है, इसको नष्ट तो नहीं किया जा सकता, और ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही और इसे क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित तो कर सकते हैं ना, बस नष्ट नहीं कर सकते इसे। मतलब एक तरह से अगर हम किसी से एनर्जी ले रहे हैं तो उसको किसी से किसी रूप में देंगे दूसरे निकाय को, है ना। तो याद रखेंगे, पहले निकाय से लेंगे, जिस निकाय से लेंगे उस निकाय से लेने के बाद हम दूसरे निकाय को उष्मा का स्थानांतरण करेंगे, बल्कि इसे हम लोग नष्ट थोड़े करते हैं, ना ही नष्ट हो सकता है। तो याद रखेंगे, एक कैलोरी में 4.18 जूल या फिर कह लीजिए 4.2 जूल उष्मा होता है ना। कैलोरी से आप क्या समझते हैं दोस्तों? 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही क्या कहते हैं भैया? कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.1 या फिर 4.186 कहिए, या फिर 4.2 कह लीजिए, 4.2 जूल, है ना। ताप किसे कहते हैं? ताप मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग करते हैं भैया? तो पता है आपको, तापमापी का यूज करते हैं ताप मापने के लिए। जैसे आप देख लिए, थर्मामीटर का यूज करते हैं डॉक्टर, जब ना आप जाते हैं तो पारे वाली जो मीटर होती है उसको लगाते हैं आला, जिससे तो उनको पता चल जाता है हाँ कितना बुखार है ना। होता है ना। और एक जीभ में दबा देते हैं भैया, तो उसमें पारा चढ़ जाता है जितना है आपका। अगर 98.6 से ऊपर गया तो फ़ारेनहाइट में मेजर हो जाता है, और वही 98.6 से जहाँ ऊपर गया तहाँ 37 डिग्री से ऊपर हो जाता है। जब 37 डिग्री से ऊपर हुआ मतलब आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, और आपको क्या है भैया, बुखार हो गया है ना। तो याद रखेंगे मित्रों। अब ताप किसे कहते हैं? ताप वो भौतिक कारक है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उष्मा ऊर्जा के प्रवाह की दिशा निश्चित करता है। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे ही ताप कहते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। नेक्स्ट देख लीजिए, यह बिल्कुल सिंपल फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए दोस्तों। आपको यह भी याद होना चाहिए, जो सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट होता है, इन दोनों का टेम्परेचर किस डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर हो जाता है? तो बता देंगे -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, मतलब दोनों बराबर आ जाते हैं। रख के देख लीजिए, -40 और 32 का मतलब क्या हो जाता है? -72। -72 को अगर 9 से काट देंगे तो 9 8 जा 72, -8 आ गया। अब यहाँ पे सी है, सी की वैल्यू -40 आपने रखा, तो नीचे 5 है, 5/40 -8 आ गया ना। तो दोनों तरफ -8 आ गया, मतलब बराबर है। देखिए, जो तापमान होता है उसको सेल्सियस पैमाने पर भी नापते हैं, फ़ारेनहाइट पर भी मेजर करते हैं, रोमर पे भी मेजर करते हैं, और केल्विन पे भी मेजर करते हैं। एक केल्विन जो होता है वो टेम्परेचर का मात्रक होता है ना मित्रों। जो रोमर होता है वो ज़्यादा यूज नहीं होता है, रोमर कहीं यूज नहीं होता है, बहुत कम उसका यूज हमको देखने को मिलता है, वैसे कर लीजिए ना के बराबर। लेकिन जो फ़ारेनहाइट है और सेंटीग्रेड है और केल्विन है, ये हमको देखने को मिल जाता है, इसका यूजेज, है ना। तो इस फार्मूले का आप याद रखेंगे। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? परम शून्य ताप का मतलब होता है -273.30। याद रखेंगे, पूरा करेक्ट डाटा है, यही होता है परम शून्य ताप है ना दोस्तों। 30 क्या? सेंटीग्रेड। -273.30 सेंटीग्रेड होता है। वैसे 273 केल्विन भी कर सकते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 273 केल्विन, है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन, क्योंकि आपको पता है भैया K-273/5 होता है। ये काट लेंगे सब तो नीचे 5 आ गए, इसके नीचे 5 आ जाएगा, इसके नीचे 9 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा भैया 4, है ना। इसके नीचे 4 आ जाएगा और इसके नीचे भी 5 आ जाएगा,
है ना, तो इस तरह आ जाएगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि जब हम सेंटीग्रेड बराबर 0 रखते हैं तो सेंटीग्रेड 0 है तो केल्विन की पैमाने कितना आ जाएगा, 273 ही तो आएगा जब वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमको पता है C बराबर होता है 2K माइनस 273, यानी कि K बराबर कितना हो जाएगा फिर C प्लस 273, यही तो होगा। तो बस यहाँ पे अगर C बराबर 0 है तो K बराबर 273 आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है दोस्तों, वही विशिष्ट ऊष्मा, आपको पता है विशिष्ट ऊष्मा मतलब क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जो दोस्तों ऊष्मा मान होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, याद रखिए। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे प्रायः C से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक जूल किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है, याद रखेंगे मित्रों, है ना। ऊष्मा का संचरण क्या है और इसकी कितनी विधियां हैं। ऊष्मा के संचरण का दोस्तों 3 विधियां हैं, आपको पता होना चाहिए। ऊष्मा के संचरण का 3 विधियां। हम एक आपको तथ्य बताएंगे जो आपको एग्जाम में पूछेगा और आप गलत करके आने वाले हैं, अगर पढ़े रहेंगे तो सही करके आएंगे, है ना दोस्तों। बताइए, पूछे, चलिए पूछ लेते हैं। विकिरण मतलब चालन, कंडक्शन दोस्तों, कंडक्शन होता है, रेडिएशन होता है और आपका एक कन्वेक्शन होता है दोस्तों। कन्वेक्शन, कंडक्शन जो होता है दोस्तों ये आपके ठोसों में होता है, कन्वेक्शन आपका द्रव और गैसों में होता है। विकिरण जो होता है दोस्तों ये निर्वात में, कह लीजिए जैसे कि अगर आप सन की जो रोशनी है मित्रों, कह लीजिए सन की जो रोशनी है वह उसका जो संचरण होता है वह विकिरण के कारण ही होता है दोस्तों। हमारी जो हीट होती है, अर्थ जो हीट होती है वह विकिरण के कारण होता है ना। तो याद रखें, जैसे आप कहीं से गुजर रहे हैं और बगल में तप्ता वगैरह कोई जला हुआ है, तो तप्ते को जब आप देखेंगे कि आग वगैरह कोई जला ठंडे के दिन में, तो आपको गर्माहट फील होती है। तो ये गर्माहट रेडिएशन के कारण ही होता है दोस्तों, याद रखें। जैसे कोई दीवार है मान लीजिए, उस दीवार पे आप टच कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि पूरी उष्मा, ठंड है तो ठंड लग रहा है, गर्म है तो गर्म, ये रेडिएशन के माध्यम से गर्म हो गया वो चीज़, है ना। तो यह होता है विकिरण। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किसी टेबल पर एक चाय रखा हुआ है, गर्म टी रखा हुआ है, उस टी को बोला जा रहा है कि किस प्रकार से वो ठंडा हो रहा है, तो आप क्या बताएंगे। पहले तो बताएंगे चालन से, क्योंकि उसमें वह ठोस पे रखा गया है, और बताएंगे संवहन क्योंकि एक द्रव रूप है, और विकिरण बताएंगे क्योंकि वो खुला हुआ है और विकिरण से भी वो ठंडा हो रहा है, और एक बताएंगे वाष्पीकरण भी, क्योंकि उसमें से वाष्प भी तो निकल रहा है मित्रों। इसमें से चारों के चारे क्रिया द्वारा वह ठंडा हो रहा है मित्रों, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में ही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सारे के बारे में आप पढ़ लेंगे जो हमने बताया दोस्तों। विकिरण, इस विधि में ऊष्मा का संचरण बिना किसी माध्यम से एक वस्तु से दूसरे माध्यम में हो जाता है। और संवहन का मतलब, इस विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण से कई धाराएं बहती हैं, है ना। इन्हें संवहन धाराएं कहते हैं। गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है, यानी कि कन्वेक्शन द्वारा ही होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा ही गर्म होता है मित्रों। लेकिन चालन, कंडक्शन की अगर बात करें तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। जैसे जैसे सर, जैसे क्या होगा, जैसे आप कोई रॉड ले लीजिए मेटल का, मान लीजिए हमने आयरन का एक रॉड ले लिया और उसे तप्ता के सामने एक तरफ हम गर्म कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भी गर्म हो जा रहा है, तो उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो संचरण करते हैं, एक आगे वाले को अपनी ऊष्मा देते रहते हैं, जिसके कारण हमारे जो दूसरी तरफ हम पकड़े हुए हैं वो भी गर्म हो जाता है, और इसी को कहते हैं चालन विधि, है ना मित्रों। याद रखें, कंडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश क्या है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल बतानी है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप सभी लोग को पता है 3 × 10⁸। अगर बोला जाए वाटर में प्रकाश की चाल, पानी में, तो क्या बता देंगे। अगर कांच में पूछा जाता है तब क्या बता देंगे। कांच में पूछा जाता है 2 × 10⁸ बता देंगे। लेकिन आपसे पूछा जाता है जो आपका बालू होता है ना, बालू कंकड़ ये सब होते हैं ना, सीमेंट वगैरह, इसमें कितना होता है, तो बता देंगे 1.9 × 10⁸ मीटर/सेकंड मित्रों, याद रखेंगे। लेकिन अगर पानी में पूछा जाता है तो पानी में कितना बता देंगे दोस्तों, 2.4 × 10⁸ मीटर/सेकंड बता देंगे, या फिर 2.5 कर लीजिए उसको। अगर लेकिन दोस्तों आपसे कांच में, 1 मिनट दोस्तों, कांच में पूछा जाता है तब 2.5 बचाएंगे, सॉरी, कांच में पूछा जाता है तब 2.5 बताएंगे आप, है ना दोस्तों, कांच में, याद रखेंगे मित्रों, कांच के लिए है ना। अगर आपसे पूछा जाता है दोस्तों प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो कितने मीडियम में संचरित करती है, तो बता देंगे 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, है ना दोस्तों। याद रखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है दोस्तों। प्रकाश मतलब कि लाइट एनर्जी, यानी कि चुंबकीय एनर्जी, चुंबकीय तरंग दोस्तों, यह एक प्रकार का आपका कह लीजिए दोस्तों, यह ऊष्मा का
है ना दोस्तों। यह किस प्रकार का अगर पूछ दोस्तों, यह उष्मा का कह लीजिए कि अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी चलता है दोस्तों, है ना, तरंग के अनुप्रस्थ तरंग के रूप में भी चलता है और अनुदैर्ध्य रूप में भी चलता है, यानी कि दोनों रूपों में चलता है, क्योंकि यह कण के रूप में भी और तरंग के रूप में भी अपनी प्रवृत्ति दिखाता है। इस वजह से अनुप्रस्थ तरंग भी होता है और जो है अनुदैर्ध्य तरंग भी होता है। लेकिन अगर ध्वनि की बात करें, ध्वनि और केवल अनुदैर्ध्य होती है दोस्तों, वह केवल और केवल पैरेलल चलती है। लेकिन प्रकाश लंबवत विकिरणों के सापेक्ष चल सकता है और पैरेलली भी चल सकता है, याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि एक तरंग रूप है ना। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब का मात्रक भैया पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल बटा क्षेत्रफल का मतलब हो गया बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, है ना। तो बता देंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को, यानी कि अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं मित्रों, है ना। देखिए यहाँ पे सब कुछ पूरा आपको दिया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसे देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव होता है। अच्छा, दैनिक जीवन में दाब का प्रभाव पता है आपको, जो ध्वनि होती है क्या उस पर दाब का प्रभाव पड़ता है मित्रों, तो बताएंगे ध्वनि पर दाब का प्रभाव पड़ता ही नहीं है, लेकिन टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है। अब इस बात को मानिए, टेम्परेचर बढ़ा तो ध्वनि बढ़ेगी, टेम्परेचर घटा तो ध्वनि मतलब साउंड की आवाज़ जो होगी वह घटेगी भैया, है ना, याद रखेंगे। लेकिन दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसी तरह हमारे दैनिक जीवन में हम देख लें तो स्कूली बस्ते या सामान लाने के लिए थैले जो हम ले जाते हैं, डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि आसानी से हम उसे पकड़ सकें। देखते हैं कभी कभी आलू वगैरह, हम तो बहुत बार हमारे साथ हुआ है ऐसा, कभी मार्केट से बहुत छोटे थे तो जब कभी आलू वगैरह या फिर सब्जी वगैरह लेके आते थे तो सब्जी वो पॉलीथीन से ही फट जाती थी और रास्ते में छींट आ जाता था और हम रोने लगते थे। मतलब इस तरह क्या हुआ, उस पे दाब हमको कम मिलता था, वो आसानी से तन जाता था और जो पॉलीथीन थी तनने की वजह से वह टूट जाता था, टूटने की वजह से उसमें प्रेशर मतलब सही संग से नहीं बैठ पाता था और टूटने की वजह से पूरा का पूरा जो सब्जी वगैरह थे वो गिर जाते थे रोड पे। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, वहाँ पे दाब हमको कम मिला। तो इस वजह से देखते हैं आप झोला वगैरह लेकर या फिर लोग नीचे हाथ रख के लेके आते हैं कि वो बना रहे और हमारा जो सामान है वो बचा रहे। जैसे आप देख लीजिए, जब आप कभी जब कभी आप किसी भी पतले चीज़ को, नीडल को मान लीजिए पानी में गिराते हैं, तो पानी में वो जल्दी डूब जाता है। लेकिन आप किसी चौड़े मतलब किसी क्षेत्रफल ज़्यादा वाले, जैसे मान लीजिए किसी को आप ले लीजिए किसी ऐसे पॉलीथीन को या फिर प्लास्टिक के डब्बे को ले लीजिए जिसका नीचे का जो पेदी है बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा चौड़ा है। उसको जब पानी पे रखेंगे तो हो सकता है कुछ देर बाद डूबे, लेकिन अगर आप नीडल को रखेंगे डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पॉलीथीन वाला जो आपका प्लास्टिक वाला डब्बा है वो क्षेत्रफल ज़्यादा उसका है, उसके पेदी का क्षेत्रफल ज़्यादा है, उस वजह से वो डूब नहीं रहा है। वह प्रेशर जो है ज़्यादा है, ज़्यादा क्षेत्र में लगा रहा है। लेकिन जो नीडल है भैया वो कम ही क्षेत्र में और ज़्यादा प्रेशर लगा दे रहा है। इस वजह से तुरंत का तुरंत डूब जा रहा है ना दोस्तों, याद रखेंगे। यही होता है हमारे दैनिक जीवन में, यूज बहुत सारे हैं, यूज हैं। जैसे आप देख लीजिए स्कूली बस्ते का यह, और दफ्ती में नुकीले पिन से छेद करने पर छेदा हो जाता है ना, देखते हैं ना, छेदा हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे दीवार में जब हम एक नीडल को जब भैया हथौड़े से जब ठोकते हैं तो वह नीडल चला जाता है अंदर, लेकिन उसी जगह हम चौड़े नीडल को ले लें, मान लीजिए चौड़े नीडल को लेंगे, जाएगा नहीं जाएगा। सेब को धारदार छुरी से काटने पर सेब आसानी से कट जाता है, सब्जी को काटिए आसानी से कट जाता है ना, कोई आलू हो गया टमाटर को काटते हैं ना। मजदूरों के सिर पर पगड़ी पहनकर बोझ ढोना सरल होता है। क्यों? क्योंकि उनके जब सर पे अगर पगड़ी न लगाएं तो धंसेगा भैया, कम क्षेत्रफल है उसका हो जाएगा। क्योंकि पेंदी जो होती है भैया कैसी बनी होती है, आपको पता है पेंदी कैसी बनी होती है, ऐसे होती है ना, जो टोकरी होती है टोकरी की पेंदी ऐसी होती है ना, तो यहाँ पे जो होगा ये वाला पोर्शन धंसता है। लेकिन अगर इसी में पगड़ी लगा लेंगे तो इसका क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और ये पूरे इस क्षेत्रफल पर कवर करेगा, इस वजह से कम धंसेगा, आसानी से सामान वह लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल दाब क्या होता है, स्पष्ट कीजिए। पृथ्वी चारों तरफ वायु से घिरी है, आपको पता है दोस्तों, क्योंकि हमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है दोस्तों ना, वह कह लीजिए कि इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर ब्लड पड़ा है, क्योंकि हमारी जो ब्लड है दोस्तों ना वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है वायुमंडल की अपेक्षा। जैसे जैसे हम अगर ऊपर जाते हैं तो आपको सुनने में आता होगा कभी कभी कि एरोप्लेन में किसी ने अपना कह लीजिए नाक से ब्लड आने लगा, मुंह से ब्लड आने लगा, कान से ब्लड आने लगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे ब्लड का प्रेशर है ना वो ज़्यादा हो जाता है और एयर का प्रेशर कम हो जाता है। इस वजह से हमारा ब्लड बाहर निकल आता है दोस्तों। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऊंचाइयों पे तो उस समय क्या होता है, हवा का जो घनत्व रहता है घट जाता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है और हमारे शरीर का जो प्रेशर होता है, अंदर की जो ब्लड प्रेशर होते हैं बढ़ जाते हैं, आरबीसी की मात्रा बढ़ जाती है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपको बताए थे प्लेटलेट्स के बीच में संबंध, आरबीसी में 600 संबंध है, डब्ल्यूबीसी में 1 और संबंध है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट में। थ्रोम्बोसाइट में दोस्तों
कितना हो गया 40, यानी कि 600 संबंधे 1 संबंधे 40, ये अनुपात होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बीच में। उसी तरह दोस्तों जब वायुमंडल दाब की बात कर रहा है तो वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आपको पता होना चाहिए हमारे वायुमंडल में 5 लेयर हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, याद रखेंगे मित्रों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, उसके ऊपर बहिर्मंडल है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बाद दोस्तों आ जाता है मेसोस्फियर, फिर आयनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर आ जाता है ना, इस तरह होता है ना। तो क्षोभ मंडल में ही जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। उसके बाद तो जो वायुयान वगैरह उड़ता है वो हमारा समताप मंडल में उड़ता है, क्योंकि उसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जिससे उनको खतरा वगैरह नहीं रहता है। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु से घिरी है ना, वायु से घिरा है दोस्तों। पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण है, वायुमंडल जिसे कहते हैं। वायुमंडल लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल के कारण पृथ्वी की सतह पर जो दाब लगता है उसे ही वायुमंडल कहते हैं। जैसे आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, अपने आप को ले लीजिए, अपने ब्लड का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों, वायु दाब का मापन कैसे किया जाता है। दोस्तों वायु दाब का मापन होता है, वायु दाब बराबर होता है वायु स्तंभ का भार यानी कि न्यूटन में बटे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। जैसे आप देख लीजिए, किसी एरिया पे आप फोर्स लगाइए, दबाइए, तो बताइए छोटा अगर एरिया है तो जल्दी दब जाएगा। एक ही चीज की, मान लीजिए किसी डब्बे का, मान लीजिए हम नमक के डब्बे की बात कर रहे हैं, स्टील वाले डब्बे की नहीं भैया, स्टील वाले डब्बे की नहीं, चीटिंग नहीं बिल्कुल। प्लास्टिक वाली डब्बा है कोई, वह एक नमक का डब्बा ले लीजिए उसी साइज़ का, मतलब नमक वाला ही डब्बा थोड़ा-सा बड़े साइज़ का ले लीजिए और थोड़ा-सा छोटे साइज़ का ले लीजिए। तो अब जब बड़े वाले साइज़ पे जब बल लगाएँगे ना, तो क्या होगा पता है? हो सकता है जल्दी से दब जाए, है ना? दब जाए कि नहीं दबेगा? नहीं दबेगा जल्दी से, क्योंकि पूरे एरिया को कवर करना पड़ेगा आपको, तब जाके दबेगा, वो पचकेगा। लेकिन छोटा वाला डब्बा है, हो सकता है दबाओ आप, आपको ही चोट लग जाए, आपके हाथ में धँस जाए। जैसे नीडल है, नीडल को आप दबाइए और आपको बोला जाए एक आप डब्बे को दबाइए, तो बताइए कौन-सा दबेगा आपसे? आपसे दबेगा कौन-सा पता है? जो डब्बा है वो दब जाएगा आपसे, लेकिन जो नीडल है वो आपको ही चुभ जाएगा, क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है भैया छोटा है ना? याद रखेंगे, इसी वजह से जो आपका शिप होते हैं, बड़े-बड़े जहाज होते हैं, पानी में नेवी में चलते हैं, वो इसी वजह से तैर पाते हैं उसमें, क्योंकि उनका क्षेत्रफल एरिया बहुत बड़ा होता है ना? तो इस तरह आप समझ गए कि जिसका क्षेत्रफल बड़ा उसका वायु दाब कम लगेगा, मतलब कि उसमें दाब कम लगेगा, है ना? याद रखेंगे मित्रों। आप ही बताइए 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है? तो 1/2 थोड़े बड़ा है, 1/4 बड़ा है ना, आप कहेंगे? है ना? यही कहेंगे ना? नहीं मित्रों, 1/2 बड़ा है, क्योंकि 2 इसमें देखिए नीचे का छोटा है, जितना नीचे का छोटा करता चले जाएँगे ये पूरे की वैल्यू ज़्यादा आती चली जाएगी। जब 4 की जगह 6 लिख देंगे, 5 लिख देंगे या फिर 8 लिख देंगे तो उसकी छोटी वैल्यू होती चली जाएगी। जैसे-जैसे नीचे की वैल्यू हम कम करेंगे वैसे-वैसे पूरा वैल्यू बड़ा होता चला जाएगा। इस वजह से जब क्षेत्रफल बढ़ाएँगे, जो नीचे क्षेत्रफल है, तो उसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या होगी? जब क्षेत्रफल बढ़ाएँगे तो पूरा का पूरा वैल्यू कम आएगा, जब पूरा वैल्यू कम आएगा तो दाब मतलब कि कम होगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसी तरह जब हम लोग क्षेत्रफल घटाएँगे, क्षेत्रफल कम लगाएँगे तो दाब तो ज़्यादा लगेगा ना? बताइए, दाब ज़्यादा, जैसे नीडल की बात की है और डब्बे की बात की है, तो नीडल में दाब ज़्यादा लग रहा है नीडल द्वारा, है ना? तो यही होता है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। अब देखिए, समुद्र तल पर वायुमंडल का दाब के पारे के 76 सेंटीमीटर ऊँचे स्तंभ के दाब के बराबर होता है। इसका मान 1.013 गुणे 19 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना? जो कि क्षेत्रफल ही है। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, अपनी नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे विषाणु यानी कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, मतलब वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपका कह लीजिए कि भैया प्रोटोजोआ हो गया, है ना? ये सब हो गए जो कि कहा जाता है इनको जीवांश, मतलब कि जीवांश कह लीजिए या फिर कह लीजिए जो आपके फंजाई वगैरह होते हैं, है ना? उन सबको दोस्तों हम सूक्ष्म जीव को क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, तभी वो दिखाई देते हैं। इसे ही सूक्ष्मदर्शी या फिर सूक्ष्म जीव कहते हैं, है ना? याद रखेंगे, नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रकाश के परावर्तन के नियम को संक्षेप में बताइए। प्रकाश के 2 परावर्तन के नियम हैं भैया, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में हो, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, रिफ्रैक्शन की नहीं बात कर रहा है ना? और आपतन कोण अपवर्तन कोण मतलब कि साइन आई अपन साइन आर बराबर होगा, ये स्नेल नियम के बराबर, स्नेल नियम की बात कर रहा है, यानी कि यही होता है भैया परावर्तन का नियम दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छा लगा हो दोस्तों, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना होगा दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें अगर आपको समझ में आई हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, अपने मित्रों को बताएंगे। और दोस्तों,
आप पिछला वीडियो ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करिए, जिससे कि आप इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा मौका मिला है आपको दोस्तों। समझ लीजिए सारे सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं, तो आप रिवीजन पे ध्यान दें थोड़ा-सा, है ना? तो जाके आप अच्छे नंबर गेन कर पाएँगे दोस्तों, है ना? कोई लापरवाही नहीं बरतनी है आपको, अच्छे नंबर गेन करना है, रिवीजन पे ध्यान दीजिए और जितने वीडियो आते हैं, आप दिन में 1 से 2 बार भी देख सकते हैं उसे, जिससे कि छोटी-छोटी वीडियो होती है देख सकते हैं, जिससे कि आपको दोबारा नोट्स बनाना ही ना पड़े, आप देखते ही आप रट जाए वो क्वेश्चन दोस्तों, है ना? चलिए दोस्तों, धन्यवाद मित्रों।